जी, लास्ट डे आप लोगों को मैंने जो कंपनीज के अंदर टर्म डिस्कस यानी यूज होती हैं वो रिकॉल कराई थी। आज आपको मैंने कहा था हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे रेशियोज का। अच्छा, जब आप लोगों को मैंने सिलेबस डिस्कस किया था उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि रेशियोज और ईपीएस ये सेम FAR 1 वाला इधर ट्रांसफर हुआ है। सो वैसे तो इसमें एक्सटेंशन नहीं की, लेकिन चंद रेशियो जिनकी आगे जरूरत पड़ती है वो मैं थोड़ी आप लोगों को डिस्कस करूंगा। यानी यहाँ पे हम कुछ रेशियोज एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। बाकी इसका लेवल ऑफ टेस्टिंग में ऐसा चेंज नहीं आया, इवन क्वेश्चन भी उसी टाइप के ही टेस्ट किए जाएंगे। बहरहाल अब हम जरा देखते हैं तो रेशियोज के अंदर डिफरेंट टाइप की रेशियोज हम लोग कवर करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, वर्किंग कैपिटल रेशियोज, और फाइनेंशियल पोजीशन रेशियोज। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियोज, वर्किंग कैपिटल की रेशियोज और फाइनेंशियल पोजीशन की रेशियोज। रेशियो आपको पता है कि हम लोग कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। कोई सी दो चीजों का आपस में जो रिलेशन होता है उसे रेशियो का नाम दे दिया जाता है। वैसे आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि पूरी बुक्स खाली फॉर्मूलाज के ऊपर लिखी गई हैं। मतलब ना कोई एक्सप्लेनेशन ना कोई एग्जांपल, सिर्फ फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं और पूरी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन आईकैप ने कहा हुआ है कि जो मैंने बुक में आपको रेशियोज दिए हैं वही एग्जामिनेबल है। तो आमतौर पे वो उन्हीं को टेस्ट करता है। लेकिन आपका ने कहा चंद स्टॉक मार्केट की रेशियोज हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, क्योंकि आगे MFA वगैरह आप में से जो लोग पढ़ रहे हैं वहां पे उसकी एप्लीकेशन शुरू हो जाती है। तो स्टार्ट हम लोग करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से। जी, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर इसमें सबसे पहले हम लोग उसी तरह डिस्कस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको बताती थी कि ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का कितने % है। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता था ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, प्रॉफिट की रेशियो अगर एज कंपेयर टू कंपेरेबल फिगर बढ़ जाए तो ये आपके लिए क्या होती थी? फेवरेबल हो जाती थी। लेकिन आपको याद होगा उधर भी आपको डिस्कस किया गया था, खाली पेपर में इतना लिख देना फेवरेबल, इससे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको पॉसिबल कॉजेज बताना पड़ते हैं कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इंप्रूव हुई है, फेवरेबल है, तो क्या रीजन है। तो पॉसिबल रीजन इसकी क्या क्या हो सकती थी? हाँ, या सेल्स आपकी बढ़ जाए, हाँ जी, या कॉस्ट ऑफ सेल में कमी आ जाए, या सेलिंग प्राइस बढ़ जाए। ठीक है, सेल का मतलब सेल वॉल्यूम बढ़ जाए। वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपको पता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से इसमें इंप्रूवमेंट आ जाती है। तो बहरहाल ये इसके पॉसिबल कॉजेस हो सकते हैं। अच्छा, इसी तरह नंबर 2 नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो में हम लोग चेक किया करते थे कि नेट प्रॉफिट सेल का कितने % है। जी, क्या फॉर्मूला होता था इसका? हाँ जी, नेट प्रॉफिट कौन से वाला? हाँ जी, आफ्टर टैक्स वाला।
अच्छा, ये नेट सेल से क्या मतलब होता है? हाँ जी, कि सेल्स में से आप लोग लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न, और वैसे आपने आईटीएम में पढ़ा होगा अगर डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउड, वो भी माइनस हो जाती है। अगेन प्रॉफिट की रेशियो है, अगर बढ़ जाए तो ये आपके लिए फेवरेबल होगी। अच्छा, आपको याद होगा उधर FAR 1 में आपको बताया जाता था कि एग्जामिनर कमेंट्स उसी वक्त मांगेगा जब कोई कंपैरिजन में फिगर दी होगी। अब कंपैरिजन के लिए फिगर क्या हो सकती है? या दो कंसेक्टिव ईयर का डेटा हो और आपको कहा जाए पिछले से कंपेयर करके कमेंट्स पास कर दो, या फिर आप लोगों ने कहा था कि दो कंपनीज का डेटा दिया जाए, आपको आज बताओ कौन सी कंपनी बेहतर है। या तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होती थी कि इंडस्ट्री की एवरेज रेशियो बता देता था, आपको कहता था अपनी कंप्यूट करो और फिर कंपेयर करके डिसीजन दे दो। तो इस तरह की चीजें इसके अंदर आ जाया करती थी। अच्छा, प्रिंसिपली अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बड़ी है तो नेट प्रॉफिट रेशियो को भी लॉजिकली क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। अगर आपको मैं कहूं उसमें कमी आ गई है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो बढ़ी बट नेट प्रॉफिट रेशियो कम हो गई, क्या पॉसिबल कॉजेज लगते हैं? हाँ, यानी या तो आप लोगों का टैक्स रेट वगैरह बढ़ गया जैसे इन्होंने कहा, और क्या हो सकता है अदर एक्सपेंसेस वगैरह आपके बढ़ गए, या फिर इनकम्स आपकी कम हो गई। ठीक है, अदर इनकम भी तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आती है। तो इसलिए अगर कभी इस तरह क्वेश्चन में हो कि जी ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा है, नेट प्रॉफिट रेशियो कम हो गई, फौरन ना कह दिया करें एक्सपेंसेस बढ़ गए, आपकी इनकम में कमी आ सकती है। ठीक है, इसमें मल्टीपल रीजन हो सकती हैं। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या किया करते हैं, एक्सपेंस रेशियो निकाल लिया करते हैं। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो में किसी भी एक्सपेंस की रेशियो निकाली जा सकती। फर्ज करें आप लोगों ने मुझे कहा जी हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए इसलिए हमारा नेट प्रॉफिट कम हो गया, देन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आ गया यार कौन सा एक्सपेंस बढ़ गया? तो अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक एक्सपेंस की रेशियो निकालना पड़ेगी कि जी सैलरी कितने परसेंट है, रेंट कितने परसेंट है, डेप्सन कितने परसेंट है, वगैरह वगैरह। तो इसका फॉर्मूला फिर हम क्या यूज किया करते थे कि जो भी उसने कोई एक्सपेंस कहा होता था आप उसको डिवाइड कर लेते थे नेट सेल से और मल्टीप्लाई कर लिया करते थे 100 से। अगर ये परसेंटेज बढ़ जाए तो ये आपके लिए क्या होता था? अनफेवरेबल। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़े तो ये आपके लिए अनफेवरेबल चीज होती है। नंबर 4, ग्रोथ, ये ग्रोथ रेट भी कह सकते हैं। इसमें हमने देखना होता है, देखिए आपने मुझे कहा था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपकी बढ़ी, तो आपने कहा था ये सेल वॉल्यूम बढ़ गया होगा, तो ग्रोथ जो है ना ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती है। या आपने कहा कि सेलिंग प्राइस बढ़ गई होगी, या आपने कहा कॉस्ट ऑफ सेल कम हो गई होगी। तो हम लोग चेक करना चाह रहे हैं कि अगर ग्रोथ इन सेल्स आई तो कितने परसेंट आई। फर्ज करें पिछले साल मेरी सेल थी 10 लाख, इस साल हो गई 12 लाख, कितने परसेंट बढ़ गई? यानी पहले 10 लाख थी अब 12 लाख हो गई हैं, तो 20%। ये 20% आपने कैसे निकाला है? कि आप लोगों ने देखा है जो सेल्स बढ़ी है 2 लाख रुपए, ये पुरानी सेल यानी 10 लाख का कितने परसेंट है? यानी इसका मतलब इसका फॉर्मूला अगर हम लोग लिखें तो लेटेस्ट सेल्स लेस लास्ट ईयर्स सेल्स ओवर लास्ट ईयर्स सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, और आंसर आपका परसेंटेज में आ जाएगा। जितनी ये परसेंटेज बढ़ रही होगी उतना हमारे लिए फेवरेबल होगा।
आपको मैंने कहा था आपके लेवल पे ना उस तरह के भी डिटेल्ड कमेंट्स नहीं है जिस तरह के हम लोग आमतौर पे देते होते हैं। अगर आप कोई एडवांस लेवल के सॉल्यूशंस वगैरह देखें ना, तो उसमें उन्होंने लिखा होता है कि जी सेल तो मेरी 10% ग्रो की थी लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 5% ग्रो किया। मतलब इस ग्रोथ को भी कमेंट्स के अंदर हम लिंक करते होते हैं चीजों के साथ। तो आई कैप ने ये रेशियो तो आपके फॉर्मूले में उसमें फॉर्मूलाज में डाली हुई है, लेकिन अगर आई कैप के इवन सोल्यूशन देखे तो इसको यूज नहीं एसच कर रहा होता। लेकिन अब आप लोगों को मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा एसीसी वगैरह के, तो वहां पे जब मैं उसके सजेस्टेड आंसर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो आप देखेंगे बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस उन्होंने किया होता है। खाली इस तरह नहीं होता ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बढ़ गई तो फेवरेबल, तो उसके अंदर आप लोग देखेंगे कि एक चीज को दूसरी के साथ, दूसरी को तीसरी के साथ लिंक करके कमेंट्स वगैरह पास किए जाते हैं। बहरहाल अभी उतना डेप्थ के अंदर आपसे एक्सपेक्टेड नहीं होता आई कैप का, इसलिए आपने आई कैप के सोल्यूशन भी देखे होंगे तो बहुत ज्यादा डिटेल में उसने कमेंट्स पास नहीं किए होते। अच्छा जी, ये जो 3-4 रेशियोज हैं इनके ऊपर ज्यादा फोकस होता है आपकी इंटरनल मैनेजमेंट का, ठीक है, यानी जो आपके डायरेक्टर्स वगैरह हैं इनका फोकस इन रेशियो पे प्राइमरी होता है। बट बीइंग एन इन्वेस्टर और प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, मैं इन रेशियो को देखूंगा जरूर, लेकिन मेरी इतनी प्रेफरेंस ये नहीं होगी। देखिए मैं पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, मुझे तो ये देखना है कि उस इन्वेस्टमेंट पे मुझे रिटर्न क्या मिलेगा। देखिए अगर कंपनी को बेशक 60% प्रॉफिट हो रहा हो, मुझे आप 2% भी ना दें तो मेरे लिए तो यूजलेस चीज है। तो इसलिए इन्वेस्टर जो होता है, चाहे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो या प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर हो, वो आपको ने कहा था कुछ अदर रेशियोज को कंसीडर करता है जिनको हम रिटर्न्स का नाम दे दिया करते हैं। तो आपको याद होगा हम लोगों ने डिफरेंट फॉर्मूलास पढ़े हुए थे, जैसे एक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी का दूसरा नाम क्या होता है? नेट एसेट्स, ठीक है, इक्विटी को नेट एसेट्स भी कहते हैं। और नेट एसेट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो अगर टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटी माइनस कर दी, पीछे बचना क्या है? इक्विटी बच जानी है, ठीक है। तो इसलिए रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए एग्जामिनर ना डिफरेंट डिफरेंट नाम पेपर में यूज करेगा। तो जो 3-4 नाम यूज करता है लिख लें आप लोग। रिटर्न ऑन नेट एसेट्स का वर्ड भी यूज करेगा, देन रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, ये वर्ड भी यूज करेगा। इसी तरह रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट, ये वर्ड भी यूज किया करता है। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना इक्विटी, तो स्पेसिफिकली हम ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रेट फिक्स होता है। 15% है तो 15% मिलना है, 10% है तो 10% मिलना है। बाकी सारे प्रॉफिट पे एंटाइटलमेंट ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की होती है। सो जब हम यहाँ पे कहते हैं ना रिटर्न ऑन इक्विटी, तो हम बात कर रहे होते हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का रिटर्न। अब आपको पता है कि जो इंटरेस्ट होता है कंपनी से कौन ले जाता है? हाँ, जो फाइनेंसिंग कंपनी, जो डेट प्रोवाइडर होता है, तो वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को तो नहीं मिलता। टैक्स कौन ले जाता है? गवर्नमेंट, वो भी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को नहीं मिलता। प्रेफरेंस डिविडेंड कौन ले जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, वो भी इसको नहीं मिलता। तो फिर इसके लिए बचा क्या जी? तो इसके लिए बचता था आप लोगों के पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस प्रेफरेंस डिविडेंड ओवर equity multiply by 100।
और ये प्रॉफिट की परसेंटेज थी, जितनी ज्यादा आ जाएगी उतना आपके लिए फेवरेबल होता था। अब इक्विटी में आमतौर पे आपको पता, हम लेते हैं ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लसेस और माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ठीक है, इक्विटी में क्या कुछ आता है? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व्स, रिजर्व चाहे कैपिटल रिजर्व है चाहे रेवेन्यू रिजर्व है, दोनों तरह के आते हैं। आपको कल मैंने एग्जांपल दी थी, कैपिटल रिजर्व में क्या चीज आती थी? शेयर प्रीमियम। ठीक है, और रेवेन्यू रिजर्व में रिटेन अर्निंग, जनरल रिजर्व, ये सारे रिजर्व। तो हर तरह के रिजर्व्स आएंगे, सरप्लस भी आएगा। आपको याद होगा IAS 16 में पढ़ा था, रिवैल्यूएशन सरप्लस इज पार्ट ऑफ इक्विटी, तो इसलिए वो भी आ जाता है। अच्छा, मैंने लेस लिखा है एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये क्या चीज होती है? देखें, आप लोगों का नॉर्मली रिटेन अर्निंग का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। अगर कभी हैवी लॉसेस आ रहे हैं तो उसका बैलेंस कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव। उसे हम लोग ना एक्यूमुलेटेड लॉसेस का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो रिटेन अर्निंग नॉर्मली आपने देखा इक्विटी में आ रहा होता है। वो होता क्या, प्रॉफिट ज्यादा था, डिविडेंड वगैरह कम दिए तो रिटेन अर्निंग हो गई। कई दफा होता है लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उसकी वजह से रिटेन अर्निंग नेगेटिव में चली जाती है, उसको हम फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेस का नाम दे देते हैं। एक्चुअली वो रिटेन अर्निंग का नेगेटिव बैलेंस आ रहा होगा। प्रॉफिट होता है आप लोगों को, आप उसको क्या करते हो कंपनी में? रिटेन अर्निंग के अंदर ऐड कर देते हैं ना, और बाद में अगर कोई डिविडेंड वगैरह दिया तो माइनस कर दिया। ठीक है, अब आप लोगों का ओपनिंग रिटेन अर्निंग पड़ी हुई थी ₹1,00,000, इस साल प्रॉफिट हुआ 2 लाख और आपने डिविडेंड दिया 50,000, क्लोजिंग क्या बैलेंस निकल आएगा? ₹2.5 लाख निकल आएगा, लेकिन वो पॉजिटिव होगा। अगर आपकी रिटेन अर्निंग ओपनिंग पड़ी थी लाख, लॉस इस साल निकल आया 2 लाख का और डिविडेंड दिया कोई नहीं, अब बैलेंस रिटेन अर्निंग का निकलेगा फिर भी, लेकिन कौन सा निकल आएगा? अब नेगेटिव निकल आएगा। प्रॉफिट आप रिटेन अर्निंग में ऐड करते हो, लॉस क्या करोगे? रिटेन अर्निंग का नेगेटिव बैलेंस हो जाता है। ठीक है, वो आप लोगों ने डबल एंट्री पूरी भी तो करनी है ना, तो ऐसे वो रिटेन अर्निंग का नेगेटिव जो बैलेंस होता है उसको हम लोग एक्यूमुलेटेड लॉसेस का नाम देते हैं कि लॉसेस एक्यूमुलेट होके आ रहे हैं। तो ये जो लॉसेस है ये एक्चुअली देखिए P&L से नेट प्रॉफिट निकला और वो आप लोग ले गए रिटेन अर्निंग में, लेकिन वो लॉस इतना था कि वो नेगेटिव में रिटेन अर्निंग का बैलेंस आ गया। जैसे मैंने आपको कहा कि उसका ब्रॉड डाउन पड़ा हुआ था आपके पास 1 लाख, आप लोगों का इस साल जो लॉस निकला वो 2 लाख निकल आया। अब प्रॉफिट होता तो रिटेन अर्निंग में ऐड होना था, लॉस है तो माइनस होगा, तो अब आपका आंसर क्या निकल आएगा? 100 का नेगेटिव। ठीक है, ये आपका कैरी डाउन निकला। तो रिटेन अर्निंग का नेगेटिव बैलेंस कह लो, या इसी को हम एक्यूमुलेटेड लॉसेस कह देते हैं कि ये आप लोगों के लॉसेस हैं। ठीक है, अब ये मैं वो चीजें लिखवा रहा हूं कि जब FAR2 के अंदर रेशियो का पहले कभी चैप्टर होता था तो इस तरह की चीजें ना एग्जामिनर डाला करता था। FR1 में आकर उसने चीजें टेस्ट करना छोड़ दी थी, तो इसलिए मैं चाहता आपको डिस्कस कर ही जा रहा हूँ कि अगर कहीं दोबारा इस तरह की चीज आए तो आप लोग कर सको। आप लोगों को FAR1 में मैंने डिस्कस किया था कि जब FAR2 के अंदर रेशियो का चैप्टर होता था, इसके 3 तरह के क्वेश्चन पेपर में आते थे। एक, आपको डेटा दे के कहा जाता था फलां 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 रेशियो निकाल दो, आप फॉर्मूला लिख के आंसर निकाल दिया। दूसरा आता था कि रेशियो निकालने के बाद कमेंट्स पास करना, आप कमेंट्स पास कर देते थे। ये दोनों अभी भी आपके सिलेबस में हैं। तीसरा होता था वर्किंग बैकवर्ड, रेशियोज के आंसर बताता था और उनकी बेस पे कहता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ। कभी कहता था फाइनेंशियल पोजीशन बना दो,
कभी कहता था प्रॉफिट एंड लॉस बना दो। एक दफा 25 नंबर का क्वेश्चन आया था जिसमें उसने कहा था प्रॉफिट एंड लॉस, मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट, कैश बुक, फाइनेंशियल पोजीशन, सारी चीजें बनाओ। लेकिन जब से ये वाली स्कीम आई थी 2013 वाली, तो आईकैप ने कहा था कि अब इस तरह के बैकवर्ड के क्वेश्चन हम स्टूडेंट से नहीं टेस्ट करेंगे, तो इसलिए उसके बाद ना उसने इस तरह के क्वेश्चन पूछना छोड़ दिए। लेकिन अभी भी आपने देखा होगा इनडायरेक्टली कोई एक आधी चीज मिसिंग करता है, कोई वर्किंग करके आपको फाइंड आउट करनी पड़ जाती है। तो बहुत ज्यादा कोई इस तरह के डिटेल क्वेश्चन तो नहीं मैं कराऊंगा, बट चंद एक मैं आपको करा दूंगा ताकि अगर कभी इस तरह का कोई पॉइंट आए तो आप लोग उसे अटेम्प्ट कर पाए। अच्छा जी, तो ये तो खैर इसका आ गया रिटर्न ऑन इक्विटी। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या फॉर्मूला होता था कैपिटल एम्प्लॉयड का? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करें तो आप लोगों के पास नेट एसेट्स आते थे। अच्छा, आपको पता है हम लोग जब SOFP बनाते थे तो एक तरफ आपके एसेट्स होते थे, ठीक है, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स भी, करंट भी। दूसरी तरफ होती थी इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज और उसका टोटल। अच्छा, आप लोगों ने मुझे कहा कि इस टोटल में से ये माइनस कर लो, तो जितना टोटल ये होता है उतना ही टोटल ये भी होता है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं इसमें से माइनस कर लो। ये जो टोटल था ये कितनी चीजों का था? 3 का, 1 2 3। अगर उसमें से आपने इसको एक्सक्लूड कर दिया तो फिर पीछे बचा क्या? ये 2 चीजें बचती। इसका मतलब ऑल्टरनेटिवली कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या बना? इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। अच्छा, अगर पहले वाले फॉर्मूले को हम देखें, आपने कहा टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट में क्या कुछ होता है? नॉन करंट, करंट। इसमें से आपने कहा माइनस कर लो करंट लायबिलिटी। ये किसी चीज का फॉर्मूला होता है? वर्किंग कैपिटल। तो इसका मतलब इसको फिर मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल एम्प्लॉयड दरअसल सम होता है इक्विटी का और नॉन करंट लायबिलिटी का। इक्विटी वाले को आपने कहा था रिटर्न क्या मिल रहा होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। नॉन करंट लायबिलिटी वाले को क्या रिटर्न मिल रहा होता है? इंटरेस्ट। अगर डिनोमिनेटर में दोनों चीज आ रही तो ऊपर न्यूमरेटर में भी तो दोनों का रिटर्न आना चाहिए। मतलब ऐसा प्रॉफिट आना चाहिए जिसमें से इंटरेस्ट माइनस ना हुआ हो। ठीक है, तो आपको मैंने कहा था कि जो इंटरनेशनली फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, आईकैप ने अब आपकी बुक में ना वो लिखे हुए हैं, और उसने कहा कि लोकल क्या फॉर्मूला यूज होता है इसको छोड़ें, जो बुक में लिखा गया स्टूडेंट को वो कराया जाए।
तो इंटरनेशनली वो कहते हैं चूंकि इंटरेस्ट से पहले वाला प्रॉफिट चाहिए, तो पहले इंटरेस्ट माइनस होता है, फिर टैक्स माइनस होता है। तो इसलिए अगर इंटरेस्ट से पहले वाला चाहिए तो कहते हैं ना सिर्फ उसमें से इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ होगा, टैक्स भी माइनस नहीं हुआ होगा। इसलिए इसका जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो हम लोग लिखा करते थे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। अब जितनी ये परसेंटेज बढ़ जाएगी उतना आपके लिए क्या होगा? ठीक है, रीजन क्या हो सकती है? प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट। अब प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता था? सेलिंग प्राइस बढ़ जाए, सेल वॉल्यूम बढ़ जाए, कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाए, एक्सपेंसेस कम हो जाए, अदर इनकम बढ़ जाए, या डिनोमिनेटर में जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें कमी आ जाए। अच्छा, अभी इस स्टेज के ऊपर तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह जैसे आप फाइनल में जाएंगे ना, तो हम लोग कहते हैं जैसे जैसे वक्त गुजरता है, आपके अगर तमाम फैक्ट्स एंड फिगर सेम रहे, मतलब कंपनी की पोजीशन सेम रहे, ये रेशो खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, यानी जितना प्रॉफिट पिछले साल था इस साल भी उतना ही प्रॉफिट हो, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है? ये रेशो खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाती है। इसलिए इसके लिए हम कहते हैं कि इसको जब यूज किया जाए तो कुछ फैक्टर्स का ख्याल रखा जाए। वो फाइनल में इंशाल्लाह आपको फैक्टर डिस्कस करेंगे। वैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि यार कैसे खुद ब खुद बढ़ सकती है, मतलब प्रॉफिट भी आपका वही है जी। आपने कहा कि प्रॉफिट सेम है, मतलब ना मैंने लोन वापस किया, इंटरेस्ट भी उतना है, प्रॉफिट भी मेरा उतना ही निकल रहा है, यूनिट भी उतने ही बिक रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है ये खुद ब खुद इंप्रूव होती है। मतलब अगर पहले 10% है तो इस बार शायद 12 या 13% आ जाए, अगले साल हो सके 15-16% पे चली जाए। डेप्रिसिएशन हो रही है। हाँ, डेप्रिसिएशन की वजह से। नीचे आप लोगों ने क्या लिया हुआ है? टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट में क्या चीज थी? हर साल जब डेप्रिसिएशन ले रहे होंगे एक्सपेंस तो वो शो होगी, नेट प्रॉफिट तो वही रहेगा, लेकिन उससे एसेट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? डिनोमिनेटर कम होने की वजह से ना खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाती है। इसलिए जब आप फाइनल स्टेज पे जाएंगे ना तो हम कुछ सेफ गार्ड्स बताएंगे। ये एक्चुअली ना हम बातें करते हैं जब किसी की परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना होती। फर्ज करें आप तमाम लोग कंपनी की एक एक डिवीजन के हेड हैं, आप लोगों को मैंने कहा भाई यार आपकी डिवीजन जितना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अर्न करेगी उसके हिसाब से मैं आपको ना प्रॉफिट पे बोनस से इंसेंटिव दिया करूंगा। तो आप लोग कुछ भी ना करो, बस उतना की रिजल्ट मेंटेन रख लो, तो ये खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाती है। क्योंकि नॉन करंट एसेट डेप्शन कैसे कम होते जाएंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर रिड्यूस होती जाएगी, प्रॉफिट उतना ही आ रहा होगा और ये बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इसके वजह से हम जो सेफ गार्ड बताते हैं ना, हम लोग कहते हैं कि या तो आप लोग कहा करो कि यार परफॉर्मेंस इसकी बेस पे मैं वैल्यूएट नहीं करूंगा, और अगर इसकी बेस पे करूंगा तो फिर एसेट की कैरिंग अमाउंट नहीं लूंगा, उसकी कॉस्ट में यूज करूंगा। उससे क्या होगा? कॉस्ट तो फिर कम नहीं ना होनी, कॉस्ट तो उतनी रहनी है। फिर इसमें इंप्रूवमेंट तभी आएगी जब प्रॉफिट ज्यादा कमाओगे। ठीक है, तो बहरहाल ये थोड़ी एडवांस लेवल की चीजें, इंशाल्लाह फाइनल में जाएंगे तो ये चीजें फिर आपको पढ़ानी शुरू कर दी जाएंगी। क्या चीज? मिनिमम अमाउंट बढ़ती होगी। वो एक्चुअली ना अमाउंट डेप्शन पे डिपेंड करता है कि एसेट की वैल्यू में कमी कितनी का आ रही। इनसिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है तो नॉमिनल सा फर्क पड़ेगा, सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है तो काफी फर्क पड़ जाएगा।
रिटर्न ऑन एसेट्स कि एसेट्स पे क्या रिटर्न मिला। तो एसेट्स में क्योंकि टोटल एसेट्स आ जाते हैं तो फिर प्रॉफिट में भी हर तरह की चीज शामिल हो जानी चाहिए। यानी इसका फॉर्मूला भी हम लोग यूज किया करते थे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओवर टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। और जितना ये बढ़ेगी उतना हमारे लिए फेवरेबल। एक्चुअली ना अगर तो उसने कहा रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स निकालो, फिर आप नॉन करंट लिखिएगा। अगर खाली रिटर्न ऑन एसेट लिखा है तो फिर टोटल लेगा। अर्निंग पर शेयर, अब इसका वो IAS 33 वाला ही फॉर्मूला कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस प्रेफरेंस डिविडेंड ओवर वेटेड एवरेज number of ordinary shares। ठीक है, बाकी इसकी डिटेल में डिस्कशन वो EPS में जाके हम कर लेंगे कि डिविडेंड कौन सा है तो प्रॉफिट कौन सा एंड सो ऑन। अच्छा, ये रेशियो ना आपकी बुक में उसने डिस्कस की नहीं है, लेकिन आपका ने कहा था मैं 2-3 आपको रेशियोज एक्स्ट्रा कराऊंगा जो कि स्टॉक मार्केट की रेशियोज हैं और आगे MFA वगैरह में इनकी जरूरत पड़ जाती है हमें। प्राइस अर्निंग रेशियो, इसमें हम लोगों ने देखना होता है कि प्राइस जो है वो अर्निंग के कितने टाइम्स है। मसलन आपको मैं कहता हूँ यार पर शेयर जो प्रॉफिट है, जो अर्निंग पर शेयर है वो 10 रुपये है और वैसे हमारा शेयर ना 20 रुपये का बिक रहा है, तो हमारी जो प्राइस है वो अर्निंग के कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। तो कैसे निकाला आपने? मार्केट प्राइस पर शेयर ओवर अर्निंग पर शेयर।
अच्छा, इंटू 100 कर लेंगे तो आंसर परसेंटेज में आएगा, वरना टाइम्स में आएगा। तो अगर इंटू 100 कर लेते हैं तो फिर ये आंसर परसेंटेज बन जाएगा। जितनी प्राइस ज्यादा होगी उतना इन्वेस्टर के लिए फेवरेबल होगा, अनफेवरेबल? हाँ जी, इन्वेस्टर के लिए जितना ज्यादा होगा उतना अनफेवरेबल। जी, देखिए, एक कंपनी का शेयर है 30 रुपए का और उसको पर शेयर प्रॉफिट होता है 10 रुपए। उसकी प्राइस कितने टाइम्स है? 3 टाइम। एक दूसरी कंपनी, उसका शेयर है 20 रुपए का, उसको प्रॉफिट यानी अर्निंग पर शेयर होती है 10 रुपए। उसकी प्राइस कितनी है? 2 टाइम्स। ठीक है, तो इसका मतलब अगर 2 टाइम को मैं थोड़ा रिवर्स करूं तो इसका मतलब पहले 50% आपको प्रॉफिट हो जाता था। मतलब 20 रुपए का शेयर खरीदा, 10 रुपए प्रॉफिट, तो प्राइस का 50% प्रॉफिट था। अब 30 का शेयर है, प्रॉफिट हुआ 10 रुपए, तो 33.33% ऑफ प्राइस प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट की परसेंटेज कम हो जाना आपके लिए क्या होगा? अनफेवरेबल। ठीक है, ये जो प्राइस और इसमें डिफरेंस आ रहा है, जो प्रॉफिट का डिफरेंस आ रहा है, ये किस बेस पे आ रहा है? ये ब्रोकरेज जो एक्चुअली ना, नहीं, मार्केट प्राइस ना आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज की अंदर जो प्राइस है बड़ी सेंसिटिव होती है। आपकी पॉलिटिकल कंडीशन खराब हो जाए तो भी गिर जाएगी, बेहतर हो जाए तो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसके असर इसमें टेम्परेरी फ्लक्चुएशंस आती हैं, लेकिन उसके फौरन साथ ही प्रॉफिट तो नहीं बढ़ता, उसकी वजह से फिर इसके ऊपर इफेक्ट आ रहा होता है। तो ये रेशियोज जो अक्सर है ना, ये जो इन्वेस्टर होते हैं वो ये इवेल्युएट कर रहे होते हैं। ये से इन्वेस्टर जब अनफेवरेबल तो क्या सोचते हैं कि फेवरेबल? मतलब देखना, अब मेरे पास 2 कंपनी के ऑप्शन है, एक में प्राइस 2 टाइम है, एक में 3 टाइम है, तो मुझे कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? 2 टाइम वाले में। हाँ, क्योंकि इसमें देखें ना, 2 टाइम का मतलब है अगर प्राइस 2 टाइम है, ऑल्टरनेटिवली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, प्रॉफिट 50% ऑफ प्राइस है। एक जगह 50% ऑफ प्राइस प्रॉफिट, एक जगह 33.33% ऑफ प्राइस प्रॉफिट। तो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट करना कहाँ बेहतर होगा? ठीक है सर, जो शेयर स्टॉक एक्सचेंज में कहते हैं कि ये शेयर अपनी एक्चुअल प्राइस से कम पे हो जा रहा है, तो ये इसी रेशियो को एक्चुअली ना ये वाली रेशियो भी होती है। अभी आपका ने कहा ना मैं कुछ एक्स्ट्रा रेशियोज करा रहा हूँ, उसकी बेस पे हम लोग ना बिजनेस वैल्यूएशन करते हैं कि यार इस कंपनी के शेयर की प्राइस होनी क्या चाहिए, और फिर हम देखते हैं कि इस वक्त क्या चल रही है। फर्ज करें मैंने कैलकुलेशन की और मैंने कैलकुलेट करके ये डिसाइड किया कि आपके शेयर की प्राइस 25 रुपए होनी चाहिए, जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है उसके हिसाब से। मार्केट में आपका शेयर अभी 15 का है, तो मैं कहूँगा आपका शेयर अंडर वैल्यू है। अंडर वैल्यू अच्छा होता है। हाँ जी, क्योंकि उसका मतलब ये है कि फ्यूचर में इसकी प्राइस बढ़ेगी। लेकिन अगर ओवर वैल्यू है तो इसका मतलब एक ये फिक्टिशियस इंक्रीज है, इसने बाद में नीचे गिर जाना है। तो आता है इसमें। ये आपने खुद सवाल किया, आप चलो बात करो। देखिए, अरे ये इस साइड जो आप मतलब फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हो। नहीं यार, टाइम ही इतना नहीं होता। लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिशियल है। वो एक्चुअली ना उसके लिए आपको थोड़ा सा इन टच रहना पड़ता है, और मेरी तकरीबन 10-11 तो क्लासेस चल रही हैं। सर, ये जो पी रेशियो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है ऐसे लगता है कि एक्चुअली ना देखें, प्रॉफिट फौरन तो होना नहीं होता। अगर तो आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी तो फिर बेनिफिशियल है, ठीक है। अदरवाइज हमने प्राइस फ्लक्चुएशन की बेस पे डिसाइड करना होता है, ठीक है। तो वो उसी की बेस पर हम करते हैं। मतलब अगर आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो ना तो आपका प्राइमरी फोकस डिविडेंड होता है, पहले डिविडेंड फिर कहीं प्रॉफिट की बात आती है, तो हमारा फिर फोकस किस पे होता है, यार शेयर की प्राइस ऊपर जाए, बेच के कैपिटल गेन हो जाए। डिविडेंड यील्ड रेशियो, फर्ज करें एक कंपनी जिसके शेयर की पार वैल्यू थी 10 रुपए, ठीक है, यानी उसकी पार वैल्यू 10 रुपए, मार्केट वैल्यू उसकी हो चुकी है 1000 रुपया। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 100%। अब एक आम आदमी, उसे मैं कहूं यार कंपनी का 1000 रुपए का मैंने शेयर खरीदा, भी महीना ही हुआ है, 100% कंपनी ने डिविडेंड दे दिया है, क्या समझेगा वो? हाँ, किसको 1000 रुपया डिविडेंड मिला है और इसकी अमाउंट डबल होगी, क्या मुझे 1000 रुपया मिला होगा?
नहीं, ये परसेंटेज किस पे अप्लाई होती है? पार वैल्यू पे। तो इसका मतलब मुझे 100% नहीं मिला, मुझे तो देखना चाहिए 10 रुपए 1000 रुपए का कितने परसेंट बनता है, ये उसका 1% भी नहीं बन रहा। क्या ये हैंडसम रिटर्न था? नहीं। तो देखिए, जब मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं मुझे शेयर पार वैल्यू पे नहीं मिल रहा, मुझे तो मिल रहा है मार्केट वैल्यू पे। तो बीइंग एन इन्वेस्टर मैं ये देखूंगा कि यार ये जो मैं शेयर खरीद रहा हूं ये डिविडेंड जो देगा ये मार्केट प्राइस का कितने परसेंट होगा। क्योंकि देखिए, मैंने शेयर खरीदा 1000 का, तो क्या 1000 रुपए का शेयर मैंने इसलिए खरीदा कि मुझे 10 रुपए बाद में डिविडेंड मिल जाए? नहीं। तो ये जो परसेंटेज होती है ना, दरअसल ये पार वैल्यू की होती है। तो डिविडेंड यील्ड में हम कहते हैं आप चेक करो डिविडेंड मार्केट प्राइस का कितने परसेंट है। क्या फॉर्मूला बनना चाहिए? डिविडेंड पर शेयर ओवर मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है, इनटू 100 कर लेंगे तो आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। जितना डिविडेंड की परसेंटेज बढ़ती जाएगी उतना आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? हाँ जी, तो उतना आपके लिए फेवरेबल है। ये जो मैंने आपको रेशियो दिखाई है ना, प्राइस अर्निंग वगैरह, ये फाइनल में तो बहुत ज्यादा यूज होंगी, वो चाहे आप रिपोर्टिंग पढ़ रहे हो चाहे बीएफडी पढ़ रहे हो, ठीक है। उसकी वजह यह है कि इनकी बेस पे ना हम असेस करते हैं किसी बिजनेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ताकि उसकी बेस हम देखते हैं कि उसकी शेयर अंडर वैल्यू है कि ओवर वैल्यू है, ताकि उसकी बेस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए जाएं। मर्जर करने जा रहे हैं तो डिसाइड किया जाए यार इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, ये ना हो कि मैं महंगी कंपनी खरीद के बैठ जाऊं। सर ये जो आपने डिविडेंड पर शेयर लिखा है, हाँ जी, तो पार वैल्यू को इस फॉर्मूले की दिक्कत नहीं है। देखिए डिविडेंड की अमाउंट जो होगी परसेंटेज किस पे अप्लाई करके निकलेगी? पार वैल्यू पे लगेगी। पे आउट रेशियो, इसी को हम लोग ना डिविडेंड पे आउट रेशियो भी कहते हैं। ज्यादातर वैसे हम पे आउट का वर्ड यूज करेंगे, लेकिन एक दो जगह आप लोगों को डिविडेंड पे आउट का लफ्ज लिखा भी नजर आएगा। क्या मतलब पे आउट रेशियो? किस चीज का? डिविडेंड मार्केट प्राइस को तो आपने ऊपर निकाल लिया ना। प्राइस कितनी ऊपर गई है? पे आउट का मतलब डिविडेंड कितना दिया, किसका? प्रॉफिट का, कि प्रॉफिट का कितना पोर्शन एज अ डिविडेंड आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। अगर फर्ज करें आपको मैं कहूं यार अर्निंग पर शेयर है 100 रुपए और हम लोगों ने ना 40 रुपए डिविडेंड दे दिया पर शेयर, तो प्रॉफिट का कितना परसेंट मैं डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूं एज अ डिविडेंड? 40%। तो दैट इज पे आउट रेशियो, कि आपकी पे आउट रेशियो 40% है। कैसे निकाली? डीपीएस ओवर ईपीएस। जितना ज्यादा डिविडेंड दे रहे होंगे उतना इन्वेस्टर के लिए क्या होगा? फेवरेबल। अच्छा, अब देखिए ये जरा एक मैथमेटिकल सी बात है। अगर डिविडेंड पर शेयर है तो नीचे अर्निंग भी क्या है? अगर ऊपर डिविडेंड टोटल आ जाता, नीचे अर्निंग भी क्या आ जाती? टोटल आ जाती, ठीक है। तो इसी तरह अगर इधर मार्केट प्राइस पर शेयर थी ना तो नीचे अर्निंग पर शेयर था। अगर मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी आ जाए तो नीचे अर्निंग भी टोटल आ जाएगी, ठीक है। अब ये तो मैथमेटिकल बात है ना, या दोनों चीजें पर यूनिट होंगी या दोनों ही टोटल पे होंगी। तो ये आज हम लोगों ने इसकी प्रॉफिटेबिलिटी के फॉर्मूलाज वगैरह लिख लिए हैं।
ये आप लोग आज याद कीजिएगा, यानी मेजर तो आपको याद है, जो एक दो चीज़ें नई मैंने बताई हैं। तो कल इंशाल्लाह इसके जो बाकी दो एस्पेक्ट थे रेशियोज के फॉर्मूलाज के, इंशाल्लाह हम लोग वो डिस्कस करेंगे, ताकि फिर परसों से इसके हम क्वेश्चन स्टार्ट कर पाए। जी, यहाँ तक कोई फॉर्मूला नहीं समझ आया तो पूछिए। देखिए ना, डिविडेंड पर शेयर आपने रुपीस में लेना है। जैसा आपने कहा 100% दिया है, तो 100% किसका था? पार वैल्यू का। तो आप 10 रुपये लोगे, 10 रुपये पर शेयर, ठीक है, वो पार वैल्यू पे परसेंटेज लगती ना। तो हम लोगों ने इस परसेंटेज को नहीं कंसीडर करना, क्योंकि ये उसके लिए यूजफुल है जिसने पार वैल्यू पे शेयर खरीदा था। मैं मार्केट वैल्यू पे खरीद के ला रहा हूँ 1000 रुपये का, तो मुझे तो ये देखना है कि डिविडेंड इसका कितने % बनता है उससे। जी, क्लियर है यहाँ तक सबको? तो इंशाल्लाह कल फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।